हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट, जिसमें हमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक जो है वो क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है जो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हो गया है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि लाइट जब आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल जो कर रही है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में कर रही है। तो क्या होता है जब लाइट एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या वो स्टिल मूव करती रहती है स्ट्रेट लाइन में ही, जैसे वो आ रही थी उसका पाथ वैसा ही रहता है, जहाँ उसका चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। तो इसी के बारे में हम कुछ करेंगे, रीड करेंगे और रिकॉल करेंगे हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस कि क्या ऐसा हो, क्या चीज़ होती है, क्या ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं होती है जब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ करती हुई वन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में आती है, तो क्या होता है। तो इसीलिए अब हम कुछ रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है उनसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो बॉटम होता है टैंक का, जहाँ आप पॉन्ड का बोल सकते तालाब का, जिसके अंदर पानी हो, तो उसे रेज होते हुए देखा होगा, पानी को रेज होते ऊपर बढ़ते हुए देखा होगा। सिमिलरली जब आप एक थिक ग्लास स्लैब लोगे और उसे कहाँ पे रखोगे, प्रिंटेड मैटर, किसी प्रिंटेड मटेरियल मैटर के ऊपर रखोगे, तो जो लेटर्स होंगे उस प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर वो आपको लगेगा रेज हो रहे हैं, ऊपर की साइड आ रहे हैं, जब आप उसको देखोगे कहाँ से, ग्लास स्लैब में से। तो ये क्यों होता है। आपने देखा होगा कि पेंसिल जो होती है जब उसको आप हाफ पार्शली मत थोड़ा सा अगर इमर्स मीन्स की डिप करोगे वाटर में, कहाँ पे, ग्लास टम्बलर में, तो आपको क्या लगेगा, इट अपेयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो वो लगता है कि डिस्प्लेस हो रही है एयर और वाटर के मीडियम में। आपको उसका साइज़ जो है ना वो अलग दिखेगा, बाहर जो पार्ट होगा पेंसिल का वो अलग लग रही होगी, जो पानी के अंदर होगी उसका साइज़ बड़ा दिख रहा होगा। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो लेमन होता है जो आपने पानी के अंदर रखा होता है, या किसी ग्लास टम्बलर में किसी में भी आप रख सकते हो, तो वो कैसा लगता है, बड़ा लगता है, अपने साइज़ से बड़ा लगता है। जब आप कहाँ से देखते हो, साइड से देखते हो। तो आप ये सारे जो हैं ये एक्सपेरिमेंट आप एक्टिविटीज़ घर पे कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन आप कैसे ये कह सकते हो कि आपको इन चीज़ों से क्या चीज़ एक्सपीरियंस जो है वो आपने गेन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी एक्सपीरियंस जो हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही हैं, उससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। जैसे कि ये केस ले लीजिए, जो हम ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल का केस, जो पार्शली इमर्स्ड वाटर में, जिसमें आपको ऊपर का पार्ट अलग दिखाई दे रहा था और नीचे का अलग, ऐसा लग रहा नहीं रहा था कि वो दोनों एक ही पेंसिल के पार्ट है। ठीक है। तो जो लाइट जो है जब पहुंचती है पोर्शन पे, पेंसिल के उस पोर्शन पे जो कहाँ पे है इनसाइड द वाटर, तो वो देखने में ऐसी लगती है वो अलग डायरेक्शन से आ रही है, किसके कंपैरिजन में, उस पेंसिल के पार्ट में जो पानी के ऊपर है। आपको ये लगेगा कि पानी के नीचे वाले पार्ट में जो लाइट आ रही है वो अलग डायरेक्शन से पे आ रही है, और जो पानी के ऊपर वाला पार्ट है उस पर लाइट जो है अलग डायरेक्शन से आ रही है। तो ये ही मेक करती है कि पेंसिल को ऐसा लग रहा है कि डिस्प्लेस हो गई है अपनी इंटरफेस से, वहाँ से आपको अलग अलग पार्ट जो उसके दिखाई देंगे। ये सेम रीज़न है उन लेटर्स का जो आपको रेज दिखाई दे रहे थे जब आपने ग्लास स्लैब को रखा था प्रिंटेड मटेरियल पे। तो आप जब देख रहे थे ग्लास स्लैब को उसके ऊपर रख के उन लेटर्स को आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि वो अपनी हाइट से रेज हो रहे हैं, उनकी हाइट जो है वो रेज हो गई है। अब आपको ये लगेगा कि पेंसिल जो अपेयर हो रही थी, डिस्प्लेस हो रही थी जो आपकी, क्या वो सेम प्रोसेस से ही होगी, डिस्प्लेस होगी, अगर आप वाटर की जगह किसी और लिक्विड जैसे कि कैरोसिन, टर्पेंडेंट, ऐसे कोई लिक्विड, अगर लिक्विड मतलब आप चेंज कर दो, वाटर की जगह कुछ और रख दो, कैरोसिन रख दो, तो क्या उसकी ये डिस्प्लेसमेंट सेम होगी उन केसेस में भी। और जो आपको लेटर जो थे अपेयर हो रहे थे कि वो राइज हो रहे थे किसी हाइट पे, वो सेम हाइट पे राइज होंगे अगर हम ग्लास स्लैब की जगह किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब को रख दें। तो आप ये क्या करें, फाइंड करेंगे कि जो इफ़ेक्ट है वो अलग होगा अलग अलग मीडियम के लिए। ठीक है, वो सेम नहीं होगा। जब आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, आप इनके एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये अलग अलग होगा, जो इफ़ेक्ट इसका हो रहा है वो अलग अलग होगा अलग अलग मीडिया के लिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको क्या इंडिकेट करती हैं, जो लाइट है जो आपकी वो ट्रैवल नहीं करती सेम डायरेक्शन में हर एक मीडियम में। जैसे कि वो वाटर में अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और एयर में वो अलग डायरेक्शन में पेयर कर रही थी। ठीक है। तो ये हमें ये पेयर बताता है कि जब ट्रैवलिंग होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है लाइट की, वो सेकंड मीडियम में जाके चेंज हो जाती है। इसी फिनोमिना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
कहने का मतलब है जब आपकी डायरेक्शन जो है लाइट की चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है, एक कॉइन जो है उसे बॉटम ऑफ बकेट में आपने रख देना है। जो बकेट है जो आपकी वो फिल होगी किसके साथ, वाटर के साथ। तो अपनी आई से आप साइड से, पानी के ऊपर की साइड से आप देखेंगे, बकेट की एक साइड से देखेंगे और ट्राई कीजिए पिक करने की इस कॉइन को। तो क्या आप सक्सीड होंगे उस कॉइन को पकड़ने में। रिपीट कीजिए एक्टिविटी बार बार, तो क्या आप सक्सीड होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, अपने फ्रेंड से कहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस जो है ये कंपेयर कीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, आप उस कॉइन को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। नेक्स्ट जो है आपकी एक्टिविटी दी गई है, एक लार्ज शैलो बाउल ले लीजिए, उसे आप रख दीजिए एक टेबल के ऊपर। ठीक है, वो खाली होगी, बाउल जो है खाली होगी, वो टेबल के ऊपर रख दीजिए। उसमें एक कॉइन डाल दीजिए और धीरे धीरे आप उस बाउल से दूर जाइए और रुक जाइए। तब रुकना है जब वो आपको कॉइन दिखना डिसअपेयर हो जाए, आपको वो ना दिखे, आपको नज़र के सामने वो कॉइन ना हो। अपने फ्रेंड से कहिए कि कुछ पानी डालिए उस बाउल में बिना उसे डिस्टर्ब किए हुए कॉइन को। तो कीप लुकिंग, देखते रहिए उस कॉइन को अपनी पोजीशन से। तो क्या आपको कॉइन दिखना शुरू होगा उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो कॉइन आपको नहीं दिख रहा था। पहले आपने ये चेक करना है कि जब बाउल में पानी नहीं था तो आपको कॉइन नहीं दिख रहा था। अभी बाउल में पानी डाला है तो क्या कॉइन आपको दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। तो जो कॉइन आपको दिखना शुरू हो गया जब आपने पानी डाला कहाँ पे, बाउल में, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि पानी डालने के बाद जो था कॉइन जो था आपको ऐसा लग रहा था कि वो अपेयर स्लाइटली रेज, उसकी हाइट जो है रेज हो गई है अपने एक्चुअल पोजीशन में। किसके कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सेम जैसा हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब का केस, जिसमें ये बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट की जो ऐसा लगता है उस टाइम पे कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो रेज हो रही है। ठीक है, तो आपको ये देखिए एक नेक्स्ट एक्टिविटी एक और दी गई है। आपने क्या करना है, एक थिक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है एक वाइट शीट ऑफ पेपर में जो टेबल के ऊपर रखा गया है। अब आपने ग्लास स्लैब रखनी है उस लाइन के ऊपर इस कंडीशन में कि जो एजेस हैं उसके ग्लास स्लैब के वो एंगल बनाए किसके साथ, लाइन के साथ। अब आप देखेंगे पोर्शन देखना अपने लाइन का अंडर द स्लैब साइड से। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या जो लाइन है अंडर द ग्लास स्लैब क्या वो बेंट हो रही है एजेस के साथ, आपको ऐसा लगेगा देखने पे। ठीक है, आपने ये जो प्रोसेस है इसी तरह से करनी है। आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, थिक लाइन ड्रा करनी है इंक के साथ शीट ऑफ वाइट पेपर पे। तो जो टेबल पे रखा हुआ है उसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख देनी है, इस तरीके से रखनी है कि जो उसके एजेस हैं वो एंगल बनाएं लाइन के साथ। क्या किसके एजेस, ग्लास स्लैब के साथ। तो आपने देखना है एक पोर्शन से कि अंडर द स्लैब साइड से देखना है स्लैब से कि क्या जो उसके ग्लास स्लैब के जो एजेस हैं वो बेंट लग रहे हैं, अपेयर टू बेंट एट द एजेस। वो लाइन जो है वो बेंट हो रही है ग्लास स्लैब के साथ। ये जब आप एंगल के अकॉर्डिंग रखोगे तो ये आपको चीज़ ऑब्जर्व होगी। पहले तो आपने इस तरीके से रखना था कि वो लाइन के साथ कोई एंगल बनाए। अब आपने इस तरीके से रखना है कि ग्लास स्लैब जो है वो नॉर्मल हो किस पे, लाइन पे। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, अब जो पार्ट है लाइन का अंडर द ग्लास स्लैब क्या अभी भी वो बेंट हो रहा है। देखिए आप लाइन को कहाँ से, टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब से देखिए जो पार्ट है लाइन का जो अपेयर आपको क्या लग रहा है कि वो स्लैब उसकी हाइट जो है वो रेस हो रही है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। ये सारी एक्टिविटी अगर आप ट्राई कर सकते हैं घर पे तो जो आपके लिए पॉसिबल है वो आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है बुक में। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि एक शीट लीजिए वाइट पेपर की, उसे आपने फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड पे किसके साथ, ड्राइंग पिन के साथ। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लीजिए ओवर द शीट इन द मिडल, उसके शीट के मिडल में रखना है आपने। उसकी आउटलाइन ड्रा कीजिए स्लैब की पेंसिल के साथ। तो उस आउटलाइन को आप सपोज कीजिए नाम दे दिया आपने ABCD। आप आइडेंटिकल सेम पिन लीजिए जैसे ड्राइंग पिन लीजिए और दो पिन आप फिक्स कीजिए E और F वर्टिकली इस तरह से कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है पिन्स को वो AB जो एज है वहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है। ठीक है, उस एंगल बना रही है। आपने क्या करना है, इमेजेस देखनी है E और F की अपोजिट साइड से।
जिस साइड पे वो लाइन आ रही है उसकी अपोजिट साइड पे देखनी है। जैसे ए बी की अपोजिट साइड की होगी वो सी डी होगी, उस साइड से आपने उन लाइन्स को देखना है और उनकी इमेज देख के आपने दो और पिन्स जो हैं वो फिक्स करनी है। सपोज कीजिए जी और एच, लेकिन उनकी इमेज ई और एफ की इमेज के अकॉर्डिंग ही आपने वो पिन सेट करनी है। रिमूव कीजिए पिन और स्लैब को रिमूव कर दीजिए। अब जॉइन कीजिए पोजीशंस किसकी, टिप ऑफ द पिन ई और एफ की, और जो प्रोड्यूस कीजिए उसको कहाँ तक, ए बी लाइन तक उसको प्रोड्यूस कर दीजिए। सपोज कीजिए कि जो आपकी ई एफ लाइन थी वो ए बी को कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, ओ पे। सिमिलरली जो पोजीशन सी किसकी, जी और एच की, उनकी भी आप एक लाइन प्रोड्यूस कीजिए और उसके जॉइन कीजिए कौन से एच के साथ, जो उसका अपोजिट एच था ए बी का, दैट इज सी डी। तो सपोज कीजिए वो ओ डैश पे जॉइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओ डैश पे जॉइन कर रहा है सी डी लाइन को, आपने उसके बाद ओ और ओ डैश को जॉइन कर देना है और प्रोड्यूस करना है ई एफ को पॉइंट पी पे, एश जो अपने डॉटर लाइन में शो की गई है। आपको फिगर यहाँ पे नीचे दी गई है 10.10, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए बी पे आपका ये ई एफ पॉइंट था, ये आपके दो पिन सेट की हैं यहाँ पे आपने, और यहाँ पे देखिए इनकी इमेज यहाँ पे दिखी जी है। उसके बाद आपने क्या किया है, ओ और ओ डैश को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया था कि ये ई एफ लाइन जो थी उसको डॉटर लाइन में ये देखिए पी पॉइंट तक लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि जो लाइट रे है उसने डायरेक्शन अपनी चेंज की है ओ एंड ओ डैश पे, ठीक है। देखिए इसने यहाँ ऐसे आना था, अगर आप चाहते कि वो स्ट्रेट लाइन जैसे आ रही है अगर वो वैसे जाती तो वो यहाँ से पी पॉइंट से पास होती, लेकिन वो नहीं है, वो थोड़ी सी बेंड हो गई है। और नोट कीजिए कि जो दोनों पॉइंट्स हैं ओ एंड ओ डैश जो हैं वो लाई कर रहे हैं सरफेस पे, जो सेपरेट कर रहे हैं दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को। अब आपने क्या करना है, उसके बाद ड्रा करना है परपेंडिकुलर एन एन डैश, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ए बी पे एट, और एक और अनदर परपेंडिकुलर ड्रा करना है एम एम डैश, वो सी डी पे, यहाँ पे ओ वाले पॉइंट पे नीचे दिखाया गया है। जो लाइट रे होगी ओ पॉइंट पे वो एंटर करेगी रेयर मीडियम से, कहाँ पे, डेंसर मीडियम पे। ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम बताया गया है, कहाँ से, मतलब कि एयर से ग्लास में, ठीक है। और आपने नोट कीजिए कि जो लाइट रे थी वो बेंट हो गई थी नॉर्मल पे ओ डैश वाले पे, ठीक है। और ओ डैश पे जो लाइट रे थी वो उसने एंटर किया ग्लास में से, कहाँ गई, वो एयर में। इसका मतलब कि वो फिर कहाँ, कौन से मीडियम में गई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, और लाइट जो थी बेंट फिर से हो गई कहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और कंपेयर कीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, दोनों सरफेस पे ए बी और सी डी पे। इस फिगर में जो रे ई ओ है वो इंसिडेंट है सरफेस ए बी पे, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ओ डैश जो है वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ओ डैश एच जो है वो आपकी एमरजेंट रे है। ये न्यू आ गया आपका, एमरजेंट रे है। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो एमरजेंट रे है वो पैरेलल किसके है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। और आपने ये भी देखी कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये जो बेंडिंग हुई रे उसकी लाइट की अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी पे और सी डी पे, जब आपका एयर ग्लास इंटरफेस था, फिर ग्लास एयर इंटरफेस था किसका, रेक्टेंगुलर उसका स्लैब का, तो वो इक्वल और अपोजिट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो रे थी वो आपकी क्या हो गई, एमर्ज हो गई पैरेलल किसके, इंसिडेंट रे के। जैसा कि देखा आपने कि लाइट ये जो है वो शिफ्ट हो गई थोड़ी सी साइडवर्ड, जाना उसने ऐसे था लेकिन वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई है। तो क्या हुआ, जब लाइट रे जो थी इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, जब वो इंसिडेंट हुई नॉर्मल पे, ठीक है, दोनों मीडियम के नॉर्मल पे जो हुई, तो क्या हुआ होगा, ट्राई कीजिए। ये तो था आपकी एंगल बना के आ रही है, अगर नॉर्मल पे आएगी लाइट तो क्या होगा, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो क्या होगा, इसे फाइंड कीजिए। आपको ये पता होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्रैक्शन जो होती है क्यों होती है, जब चेंज होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की, जब वो एंटर करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो ये शो करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ही, मतलब कुछ लॉ हैं जिनको वो फॉलो करती है। इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपको, और वो कौन से लॉ हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी किया था, लेकिन आज हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो हैं दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम पे
कौन से पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे, वो सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। इन दोनों लॉ में सिर्फ यही फ़र्क है कि वहाँ पे आपका मीडियम एक होता था, लेकिन यहाँ पे मीडियम दो हैं, लेकिन कंडीशन सेम है। वहाँ पे भी यही होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो थे वो लाई ऑन द सेम प्लेन था। और यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे लॉ है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल किसका, इंसिडेंस का, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस का, इसके साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस लॉ को आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। आपको ये कहीं भी पूछा जा सकता है, डिफाइन कीजिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये किसके लिए ट्रू होता है, जब आपका एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो आज इतना ही रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।